हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक एचएनडी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एचएनडी कोर्स क्या होता है, क्या हम इसको डीएनएस की जगह पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि मैं एक छोटी से छोटी डिटेल पे भी बात करूंगा। और ये जो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने अलग अलग कैप्टन्स के साथ में डिस्कशन किए हैं और उसके बाद में ये पूरी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पीसीएम में लेस देन 60% है और आपको कई जगह से ऑफर्स आ रहे होंगे कि आप एचएनडी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है ये फ्रॉड होता है, कुछ लोगों को लगता है फ्रॉड नहीं भी होता है। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये फ्रॉड होता है या नहीं होता है, और ये एक्चुअल में कोर्स होता क्या है, कहाँ से किया जा सकता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले तो एचएनडी का नाम होता है हायर नेशनल डिप्लोमा। और एचएनडी कोर्स सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है। हायर नेशनल डिप्लोमा जो होता है, इसकी मर्चेंट नेवी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपका 12th में पीसीएम 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। तो देखो, ये एक अच्छी बात भी है और ये एक बुरी बात भी है, क्योंकि अगर आपका 12th का पीसीएम 50% है तो आपको लगेगा कि अरे 60 नहीं है, हम इंडिया से नहीं कर सकते, हम डीएनएस नहीं कर सकते, हम आईएमयूसीटी नहीं दे सकते, बीएससी नहीं कर सकते, बीटेक नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हम एचएनडी तो कर ही सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 50% वालों की तादाद सोचो कितनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो वैसे भी क्राउड वहाँ पे बढ़ गया, फ्लडिंग तो वहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, तो एक ये प्लस पॉइंट भी है और ये थोड़ा माइनस पॉइंट भी है। लेकिन सभी लोग एचएनडी करने क्यों नहीं जा पाते, उसके लिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आप देख रहे होगे तो मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए, 25 से कम वाले इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए आपको एक IELTS का एग्जाम क्लियर करना होता है जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है, जिसमें वो आपसे बोल रहे हैं कि इसका स्कोर 5.5 होना चाहिए आपके पास। और मेडिकल फिटनेस तो वैसी है जैसी आपको पता है, मर्चेंट नेवी में जो मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है वो सब जगह पर होता है कि आई साइड ऐसी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बॉडी पार्ट सारे ठीक होने चाहिए, कोई मेजर इलनेस नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्लस और माइनस वाली बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है। इसके बाद आती है कोर्स फीस। ये थोड़ा सोचने का इशू है, क्योंकि कोर्स फीस होती है 14 लाख रुपए। सिर्फ कोर्स की फीस है 14 लाख रुपए। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि 14 लाख रुपए में सब कुछ हो जाता है, नहीं, 14 लाख रुपए में सब कुछ नहीं होता है। 14 लाख रुपए सिर्फ कोर्स की फीस होती है। इसके अलावा आप जहाँ पे रहोगे उसकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी। हाँ, इसमें वीज़ा वीज़ा कवर करवा देते हैं कुछ लोग, लेकिन जहाँ पे आप रहोगे, खाओगे पियोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, मतलब आई डोंट नो पियोगे कि नहीं पियोगे, लेकिन खाओगे तो सही, तो उसमें जो पैसे लगते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। ये 14 लाख रुपए सिर्फ दिखाने के, इसके ऊपर और भी लगता है। मतलब आप ये मान के चलो कि 20 से 21 लाख रुपए आपके लगते हैं, क्योंकि कोर्स 2 साल का है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन हाँ, इसका एक और फायदा भी होता है कि कोर्स जो है वहाँ पे काफ़ी आसान होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना इंडिया में होता है। इंडिया में आपको डेली क्लास जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको डेली क्लास नहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करके भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फायदा है कि वहाँ जा करके हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि इंडिया में। इसलिए इंडिया के कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हफ्ते में 5 से 6 दिन आपको क्लास पढ़नी ही पढ़नी है, तब जाकर के आप कंप्लीट कर पाओगे। और इंडियन सीडीसी को या यहाँ का जो सेकंड मेट का एग्जाम है उसको ज़्यादा वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। अगर यहाँ से आपने कर लिया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी बहुत मान्यता है। लेकिन बाकी सब जगह से अब कहाँ कहाँ से एचएनडी किया जा सकता है, यूके से कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हो, न्यूजीलैंड से कर सकते हो, और कई जगहों से आप जाकर के ये काम कर सकते हो। तो वहाँ पे वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ पे आसान है, कम ही क्लासेस करनी पड़ती हैं और कम क्लासेस करने के साथ साथ में आप पार्ट टाइम जॉब करके भी कुछ पैसे कमा सकते हो। लेकिन बात यह है कि जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो और जब आप पैसे भी कमा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो मतलब वो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉलेज आपको इंडिया में मिल पाएगी वो वाली नॉलेज आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, दैट इज फॉर श्योर। बट ठीक है, मतलब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फीस हो गई, फीस के ऊपर हमारा रहने खाने का खर्चा भी हो गया जिसमें हम कुछ कुछ कमा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोर्स का पैटर्न क्या है। कोर्स का पैटर्न जो है वो ये है कि पहले 2 साल का एक कोर्स होता है जिसमें से 1 साल आपको इंडिया में, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में हो। अब एक जनरल स्टोरी बता रहा हूँ कि 1 साल आपका इंडिया में जाएगा और 1 साल आपका किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएगा। जैसे मान लो कि आप ग्लासगो यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपका यूके जाना पड़ेगा, आपको 1 साल आपका वहां पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद होगी 12 महीने की ऑनशिप ट्रेनिंग, 12 मंथ ऑनशिप ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद तीसरा होगा, तीसरा फेज जो आएगा वहां पे आपको सेकंड मेट का एग्जाम, जो कि यहाँ पे हम लोग सीओसी बोलते हैं, वहां पे भी सेकंड मेट का एग्जाम होगा, जो कि आपको, अगर आप यूके से कर रहे हो तो आपको यूके से ही क्लियर करना पड़ेगा।
अब इस पन्ने पे, इस पेज पे अपने क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, उन सब चीजों को समझ लेते हैं। पहला फायदा तो ये है कि देखो कुछ कॉलेजेस यहाँ पे बढ़िया है, जो आपको ये सारी चीजें करवा देंगे, ढंग से करवा देंगे। लेकिन इनके साथ में ही कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो मतलब जो डीजी अप्रूव नहीं है, जो फ्रॉड है, ये बच्चों से पैसा ले लेते हैं और फिर अपनी दुकानदारी बंद करके भाग जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो कमेंट सेक्शन में आते हैं ना इंस्टाग्राम में और अलग अलग जगह पे, जो गालियां बक रहे होते हैं कि साले मर्चेंट नेवी के बारे में तू क्यों बता रहा है, बहुत बेकार फील्ड है, वो एजेंट मेरे 13 लाख लेके भाग गया, 14 लाख लेके भाग गया। ये वो केसेस होते हैं जो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ डीजी अप्रूव्ड भी हैं और कुछ डीजी अप्रूव्ड नहीं भी हैं जो इस तरीके के गेम खेल रहे हैं। आपको बहुत सोच समझ करके, अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सोच समझ करके लेना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, पहली चीज आपने 1 साल इंडिया में कर लिया, IELTS का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपने 1 साल फॉरेन में कर लिया, ये 2 साल आपके कंप्लीट हो गए। अब बात आती है 12 महीने की ऑनशिप ट्रेनिंग, करोगे कहाँ से? क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाला फंडा नहीं है। ठीक है, जैसे डीएनएस में क्या होता है कि आपको पहले स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और फिर उसके बाद कंपनी बता देती है कि भैया इस कॉलेज से एंग्लो ईस्टर्न है, बोलेगी हमारे कॉलेज में आ जाओ, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में, यहाँ से 1 साल का कोर्स करो, उसके बाद शिप हम देंगे तुम्हें, वहाँ जाओ। ठीक है, या सिनर्जी है या फ्लीट मैनेजमेंट है, इनके सबके कॉलेजेस के साथ में टाई अप है और ये अपने आप बुला लेते हैं और अपनी ही शिप पे आपको ट्रेनिंग करवा देंगे और जॉब दिलवा देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप वाला फंडा तो है नहीं, कोई कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे नहीं रही है। तो आप ये जो 12 महीने की ऑन शिप ट्रेनिंग है ये कहाँ पे करोगे? इसके लिए आपको खुद को कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो जनरली ये बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये इसीलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलेगा मुझसे कि सर मैं डीएनएस कर लूँ, मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं आईएमयू कैंपस से डीएनएस करूंगा, तो भी मैं मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, मान लो आपने डीएनएस किया, आईएमयू कैंपस से किया, 4 लाख रुपए ही लगेंगे, कम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको कंपनी के लिए भटकना पड़ेगा और अगर आपको कंपनी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दी, डीएनएस के बाद स्पॉन्सरशिप मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि कुछ कंपनी निकालती हैं, सिनर्जी है, एंग्लो ईस्टर्न है, ये कंपनीज निकालती हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल पाई तब आप क्या करोगे? 4 लाख रुपए गया, 1 साल का समय गया और बहुत बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूं कि जब भी आप इस फील्ड में जा रहे हो तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ जाओ। आपके पास अगर कोई कंपनी है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है और वो ढंग की कंपनी होनी चाहिए, कंपनी भी ढंग की होनी चाहिए। ऐसे हवा में बहुत सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज में नहीं जाना है, एक अच्छी कंपनी में जाना है। तो जो 12 महीने की जो ऑन शिप ट्रेनिंग होती है ना, सबसे ज्यादा तो यही रुलाती है। क्योंकि जब ये अगर आपकी कंप्लीट हो गई, आपको कहीं ढंग की कंपनी मिल गई, ये आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप एक सही जगह पे हो। इसके बाद आता है सेकंड मेट के एग्जाम के लिए अपियर करना। तो फॉरेन में अपियर करना इज नॉट अ बिग डील। हाँ, वहाँ थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा, 4-5 महीने रहना खाना और एग्ज़ाम देने की फीस वगैरह जो है वो महंगी होती है, वो ज़रूर है। लेकिन एग्ज़ाम ईजी होता है, इंडिया के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो आप एग्ज़ाम वहाँ पे निकाल सकते हो। तो अब मैंने आपको पूरी पूरी कहानी बता दी है। ठीक है, इस पूरी कहानी में एक पॉइंट मिसिंग है जो जनरली बहुत कम सेलर्स शेयर करते हैं। तो मैंने जब कैप्टन से बात करी तो एक कैप्टन का ये कहना था, और मेरे ख्याल से ये, क्योंकि वो कैप्टन का कहना था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा मेरा कहना यह है कि आप इसके ऊपर और रिसर्च करो। उनका कहना यह है कि जैसे सपोज करो कि कभी कोई शिप है, वो किसी कंट्री में जाकर के फंस गया, जैसे भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ना कि एक शिप फंस गया था, सभी लोग कैंडल मार्च कर रहे थे। अगर कोई सी फेरर है वो वहां पे फंस गया, तो इंडियन गवर्नमेंट उस सी फेरर को सिर्फ एक कंडीशन पे निकालेगी कि पहली बात वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास इंडियन सीडीसी होनी चाहिए। अगर आपने यूके की सीडीसी ले ली है और आप हो इंडियन सिटीजन, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको अब कोई गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं आएगी। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि आपके पास सीडीसी कहाँ की है, आप बोलोगे यूके की। यूके गवर्नमेंट पूछेगी आपके पास सिटीजनशिप कहाँ की, आप बोलोगे इंडिया की। तो आप दोनों जगह से फंस जाओगे, मतलब आपका बच पाना वहां पे ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अगेन ये वो लोग बता रहे हैं जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। पहले के रूल ऐसे ही थे, अभी अगर ऐसा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बदलाव कर दिया हो तो आई कैन नॉट से। लेकिन आप सुनते होंगे कि कई लोग फंस गए हैं, उनका निकल के आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग मलेशिया में फंस जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, ऐसा केस होता है। तो मेरा मतलब जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर देखा जाए इस कोर्स को ओवरऑल देखें तो कोर्स करने में बहुत आसान है। अगर एक ढंग की एकेडमी से किया जाए, एक अच्छी रिनोड एकेडमी से किया जाए तो ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें दो बड़े पंगे हैं। पहली बात कि ये 12 महीने की ऑनशिप ट्रेनिंग कहाँ से करोगे,
क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं कॉलेज ही दिला देगा, बट बाद में कॉलेज वॉलेज भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अरे आपने पढ़ाई तो ढंग से करी नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, आप ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप पीसीएम 60 लेस देन 60 लेकर के जा रहे हो तो आप इस समय पढ़ाई के लेवल पे बहुत अच्छे नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत महंगा कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा महंगा कोर्स है, हर जगह पर पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में बताया कि सीडीसी कहीं और की है और सिटीजनशिप कहीं और की है, ये एक और बड़ा पंगा क्रिएट कर सकता है। और इस कोर्स की अच्छी बात क्या है कि इस कोर्स को करने के साथ साथ में अगर आप ढंग की एकेडमी से कर रहे हो तो आप कहीं से स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ करके जाओ। अगर आपके पास जुगाड़ है, कोई जान पहचान के हैं जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ तुम कोर्स कर लो और मैं तुम्हें यहाँ पे करवा दूंगा, देन यू कैन गो। आपके पास पैसा होना चाहिए, देन यू कैन गो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है और वहाँ पे रह करके आप कुछ पैसे कमा भी सकते हो। तो ये मेरा रिव्यू था एच कोर्स के ऊपर। और अगर कोई मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा कि क्या मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पे भेजना चाहूँगा, तो देखो यार, मैं सजेस्ट करता हूँ जनरली कि अगर आपका पीसीएम लेस देन 60 है, थोड़ी सी मेहनत करो, पहले अपने आप को एक स्टैंड पे लेकर के आओ, और जब आप ग्रेटर देन 60 ले आओगे, 70-80 तक ले आओगे, तो फिर IMU CT दो। ये मेरा सजेशन है, बाकी मैं ये फोर्स नहीं कर सकता। IMU CT का एग्जाम दो, प्रॉपर DNS या BSc करके जाओ। इंडिया से पढ़ करके जाओगे तो आपकी हर जगह पर वैल्यू ज्यादा होगी, दैट इज फॉर श्योर। So this is my point of view. Okay, so all the best, guys.